लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, तो 3 होते हैं एडिशन के, वेक्टर एडिशन करने के 3 तरह से कर सकते हैं रूल्स, है ना। क्या क्या बताया था मैंने, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो 1 बाय 1 हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, हेडलाइन डाल लो। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो पहला है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसमें वेक्टर को कैसे ज्वाइन करेंगे ना, दो वेक्टर को यदि 1 बाय 1 ज्वाइन करना है, एक का टेल दूसरे का हेड, है ना। तो वेक्टर्स शुड बी ज्वाइन टेल हेड, उसके बाद फिर टेल हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, है ना। अब देखो कैसे करना है इसको। जैसे मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ओके, मेरे पास दूसरा वेक्टर इधर वेक्टर बी है। अब देखो ये एक वेक्टर, इसका टेल हेड और दूसरे का टेल हेड ज्वाइंट, मतलब एक का हेड आया तो दूसरे का टेल आया। यहाँ पे मुझे एंगल नहीं निकालना है। समझना लॉजिक क्या है, आपने इधर कितने गए, मान लो 3 मीटर, और इधर कितने गए 4 मीटर, कितना गए 3 मीटर और 4 मीटर। तो इनिशियल ओरिजिन क्या था आपका, ये था, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, दिस इज योर ओरिजिन, 3 मीटर और 4 मीटर। अब आप कहाँ हो फाइनली, यहाँ पे हो। दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो 3 के साथ 4 ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा ना सीक्वेंस में 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इस तरह से, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। यही क्या है आपका आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट, अभी एग्जांपल के लिए दिमाग में डिस्प्लेसमेंट लेके चलो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सभी को पता हो। 3 मीटर इधर 4 मीटर, आप यहां से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ पे गए, फिर उसके बाद किसी पार्टिकुलर एंगल पे आपने चलना स्टार्ट किया। अब ये एंगल मान लो 53 डिग्री, लेट्स कंसिडर। फिर उसके बाद ऐसे चले गया, ठीक। तो 3 मीटर, उसके बाद फिर 4 मीटर, लेकिन 53 डिग्री पे ऐसे गए। इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनली यहाँ पे पहुंच गए आप। तो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल, एंड यू विल ड्रॉ ए एरो। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, इनिशियल से फाइनल। तो क्या बन गया यहाँ पे, क्या ट्रायंगल बना, इसको क्या बोल देंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो R is the resultant, R is the resultant of वेक्टर A एंड वेक्टर A और B का वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल कैसे भी बन सकता है, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। आप यहां से गए इधर, मान लो 4 मीटर गए, इधर 7 मीटर चले गए, किसी पार्टिकुलर एंगल पे आप टर्न करके गए। सो दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। आप क्या करोगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दोगे, है ना। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो यू कैन से दैट दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। यू कैन राइट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर जो है ए और बी का रिजल्टेंट है, मतलब सम है। अब यदि हम लोग देखें यहाँ पे, देखो इसमें फॉर्मूला तो क्या ही बनेगा, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक कुछ फॉर्मूला आएगा नहीं। यदि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ऐसे सपोज वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, और ये दोनों कितने पे 90 डिग्री। सो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन। सो यू विल ड्रॉ एरो एंड इट विल गिव द रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है आपका बी। यहां से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते, ठीक है। तो ये क्या बोलोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अब मुझे दोनों का क्या निकालना, इसका रिजल्टेंट निकालना।
मतलब ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, ये लेंथ कितना है ए, ये लेंथ कितना है बी। ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ ए, और बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ कितना है बी। एक लेंथ ए है, दूसरा लेंथ बी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ निकल जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो मैग्नीट्यूड करने के लिए मुझे इधर भी मॉड लगाना होगा, इधर भी मॉड लगाना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहां से लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मॉड में ही लेना है। ये वाली वैल्यू किस में लेनी है, मॉड में लेनी है। वनली प्लस वैल्यू लेनी, क्योंकि इधर देख मॉड लगा हुआ है ना, तो वनली मुझे क्या लेना है, मॉड की वैल्यू लेनी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। अब सपोज ये 3 होता और ये 4 होता तो रिजल्टेंट कितना आता, +5। ओके, 3 और 4 रिजल्टेंट कितना आता, +5। ठीक है, पहले यहां तक नोट करो। यही ट्रायंगल लॉ है कि मैं बार बार देखो ना, एक ट्रायंगल बनता जा रहा है। जब भी मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो जो तीसरा वेक्टर दे रहा है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये देखो तीनों वेक्टर क्या है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में जा रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट करो इसको जल्दी। नोट डाउन हमेशा एकदम फास्ट किया करो ना, बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है, ऐसा मत रखो कभी भी ध्यान में। बेटा ट्रायंगल लॉ में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। यदि आप देखोगे तो ट्रायंगल लॉ के सभी एक्सटेंशन होंगे आगे। अभी पैरेललोग्राम लॉ लेने वाले ना, ट्रायंगल लॉ ही लगाएंगे इनडायरेक्टली, देखना कैसे। सेकंड यहाँ पे आएगा दूसरा लॉ, क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे मेरे पास जो दो वेक्टर्स होंगे ना, वो किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे होंगे एक दूसरे से। ओके, मैंने दो वेक्टर लिया इस तरह से, मेरे पास एक वेक्टर इधर है, एक ये वेक्टर। दो वेक्टर किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे, ये मान लो वेक्टर क्या है, ए, और ये वेक्टर ए, और भी दो वेक्टर। अब इसके बीच में एंगल कितना है, तो ये एंगल है थीटा, दिस इज एंगल थीटा, मैं लिख सकता हूँ। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऐसे ही, दोनों टेल टेल ज्वाइंट है। यहाँ टेल हेड टेल हेड नहीं कर सकते, पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे या तो टेल टेल या तो हेड हेड, जनरली टेल टेल रख देते हैं। यहाँ एंगल थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करने के लिए समझना, क्या मैं इस वेक्टर को पैरेलल यहाँ ला सकता हूँ, ला सकता हूँ इसको ऐसे। वी वेक्टर को मैंने पैरेलल यहाँ ले आया, इसको उठाया और पैरेलल इसको यहाँ ले आया, तो पैरेलल लेके आया मैं डॉटेड लाइंस पे। अब इस वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया है यहाँ पे, दिस इज द वेक्टर बी,
कोई इसके मीनिंग में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, लेंथ ऑफ एरो वही है, और यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए ही इसको मैंने लेके आया। ये एंगल कितना है? थीटा। हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था? थीटा। और यहाँ भी कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रिजल्टेंट जो होगा ये यहाँ से चलेगा, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब देखो ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ऐसे, ये इनिशियल पोजीशन है आपका और ये आपका फाइनल पोजीशन। आप इधर ए गए डिस्टेंस और इधर बी गए। अब टोटल लेंथ कितना गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, दिस इज योर रिजल्टेंट। अब इसको यदि इधर मैं मिला दूं तो कैसा बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो ये कैसा दिख रहा है? पैरेललोग्राम। तो इसको हमने बोल दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये लेंथ कितना होगा? बी। ये लेंथ कितना होगा? ए। ठीक है, ये लेंथ है बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ से क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब इसका क्या बेनिफिट है? जो भी करा रहा हूं वो प्रूफ है, बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा आगे। ये लेंथ कितना है? बी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसा ही बन रहा है। ये लेंथ कितना है? बी। ये एंगल कितना है? थीटा। ये वैल्यू कितनी आएगी? बी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा? बी साइन थीटा। कैसे आएगा? मान लो ये एक्स है, इसको एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया? वाई। तो मुझे तो पहले नहीं पता है, सपोज एक्स और वाई मैंने ले लिया, मुझे नहीं पता है, बाद में लिख लेंगे। ठीक है, चलो एक बार तो बेसिक समझा देता है ना। मान लो ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? वाई। एक्स और वाई मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पता है, तो मैं कैसे लिखूंगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट वाई है, हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी साइन थीटा। आ गया? इसका मतलब ये कितना है? बी साइन थीटा। अब x की कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करेंगे? cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? एडिशन बाय हाइपोटेन्यूज। एडिशन कितना है? x, हाइपोटेन्यूज कितना है? b। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? b cos थीटा। ये आपको बहुत फास्ट आना चाहिए। देखो हाइपोटेन्यूज के दो कंपोनेंट हैं, एक एंगल थीटा के साथ है, एक एंगल थीटा के अपोजिट में। तो जो साइड ना एंगल थीटा के साथ है, देखो इस पे आएगा cos थीटा का कंपोनेंट। किसका आएगा? cos का कंपोनेंट। और इसके सामने अपोजिट में कौन जाएगा? साइन थीटा। इसका मतलब जिधर से एंगल थीटा बनेगा उधर कंपोनेंट कितना आएगा? cos का, और परपेंडिकुलर में साइन का। देखो b का कंपोनेंट इधर थीटा पे, थीटा एंगल पे कितना आया? b cos थीटा, और परपेंडिकुलर में कितना आया? b साइन थीटा। परपेंडिकुलर ही है ना ये। b का एक कंपोनेंट एंगल थीटा की डायरेक्शन में कितना है? b cos थीटा, परपेंडिकुलर में b साइन थीटा। हमेशा बार बार इतना नहीं निकालना, आगे तो हम लोग ये सब सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब 90 डिग्री पे हमने रिजॉल्व कर दिया इसको। ये कितना आ गया? b cos थीटा, और ये कितना है? b sin थीटा। अब यहां से देखो, यदि मैं बहुत बड़ा सा ट्रायंगल देखूं, कौन? ये बड़ा सा ट्रायंगल, इसको क्या कैसा दिखेगा तुमको? देखो ये तुमको दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा। अब ये एंगल क्या होगा? मान लो अल्फा, ये एंगल क्या होगा? बीटा। ऐसे रिजल्टेंट जो है ना, ए वेक्टर से कितना एंगल पे? अल्फा पे, और बी वेक्टर से कितना पे? बीटा पे। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो। एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस इज योर कितना? ये मान लो मैग्नीट्यूड लेते हैं अभी फिलहाल। ये लेंथ ए, और ये लेंथ कितना है? ए। ये कितना है? बी cos थीटा, और ये लेंथ कितना है? बी साइन थीटा। देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना? बी साइन थीटा, और ये कितना? ए प्लस बी cos थीटा। टोटल आ गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस बी cos थीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस, तो रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट कितना आएगा आपको? ये रिजल्ट यही है, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? मतलब रिजल्टेंट वेक्टर में लिखने का क्या मतलब है? ए प्लस बी, यही है ना, यही तो है। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन स्क्वायर रूट। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एंड देन
स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आएगा। तो लिखते चलो, इसमें क्या करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एंड देन स्क्वायर रूट। तो फाइनली क्या मिला तुमको, ए स्क्वायर रह जाएगा यहाँ, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे और इसमें क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर कौन है 2ab कॉस थीटा एंड देन स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस 2ab cos theta and then square. So this is your resultant this is your magnitude of resultant vector. अब आपको ये याद रखना है, इतना नहीं निकालना है आपको हमने, ये तो प्रूफ है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, फॉर्मूला कैसे है। दिस इज द प्रूफ ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं यहाँ पे, ये एंगल अल्फा और बीटा कैसे लिखना है। देखो रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर, रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो वेक्टर के तो दो बातें हैं, आपने तो सिर्फ क्या लिखा है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नहीं लिखा है, तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाए बताओ इस वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो मतलब रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट की में दोनों बातें लिखनी पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आपने ये भी कह दिया इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपके सामने है, आप बोलोगे ए वेक्टर से कितना बना रहा है अल्फा एंगल और बी वेक्टर से बीटा एंगल, ये अल्फा और बीटा ही तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा कैसे लिखते हैं यहाँ पे देखो। अब यदि आप ये एंगल अल्फा है ना, देखो ना ये एंगल अल्फा है, ये ट्रायंगल आपके सामने है राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या मैं यहाँ से tan अल्फा लिख सकता हूँ। tan अल्फा क्या होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड कितना है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो आपने यहाँ से एंगल भी लिख दिया tan अल्फा। यदि मुझे अल्फा लिखना है तो tan इनवर्स आ जाएगा, है ना, वो हो जाएगा। और यदि आपको बोला जाए कि आप लिखो क्या tan बीटा, फिर क्या करोगे। tan अल्फा तो आपने इस ट्रायंगल से लिख दिया, नीचे नीचे आपने ट्रायंगल बना लिया था, तो आपने आसानी से लिख दिया, लिखा ना आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं आया इसमें लिखने में, बहुत आसानी से आपको ये ट्रायंगल बना हुआ था। बोला सर tan अल्फा क्या होता है, इसमें क्या है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अब बिल्कुल सही लिखा आपने। देन व्हाट अबाउट द tan बीटा, बोलो कोई लिख सकते हो tan बीटा लॉजिक से, रटना तो है ही नहीं। देखो बताता हूँ लॉजिक, tan अल्फा आया tan बीटा लिखते हैं यहाँ पे, चलो tan बीटा करो। अब यहाँ पे देखो tan अल्फा आपने कैसे लिखा है, अल्फा एंगल किन से है ए से, अल्फा एंगल किससे बना है ए से, तो स्टार्ट कहाँ से, देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट ट्रिक है, ठीक है। अल्फा एंगल किससे था ए से, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया है बी से। इधर tan है तो डेफिनेटली साइन बाय कॉस लेना है, इधर ये ध्यान में रखो, इधर tan है तो इधर क्या आएगा साइन बाय कॉस। अल्फा एंगल किससे ए से, तो स्टार्ट कहां से करेंगे बी से, तो दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब लॉजिक बताओ बीटा एंगल किससे है बी से, तो स्टार्ट कहां से करें ए से, तो ऊपर क्या लिखेंगे ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, ये आ गया आपका। देखो बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जब अभी तो तुम्हें बहुत आसानी से मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर tan बीटा कैसे लिखेंगे tan अल्फा कैसे लिखेंगे। अब ट्रायंगल कैसा भी बना हुआ हो, मतलब वेक्टर कैसा भी लिखा हुआ हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे। किसी भी ओरिएंटेशन में है दो वेक्टर्स, कैसे भी ड्रॉ किया हुआ है दो वेक्टर, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो ये पता है। यदि मुझे एंगल अल्फा लिखना है, मतलब ए से एंगल लिखना है, तो कहां से स्टार्ट करूंगा बी से, दैट इज द बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। एंगल मुझे यदि बी से लिखना है तो कहां से स्टार्ट करूँ ए से, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये क्लैरिटी रहना चाहिए आपको अपनी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
ट्रिकी अप्रोच था आपको एंगल निकालने के लिए, याद रखना। बाकी ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी एट एन एंगल थीटा विल गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जल्दी नोट करो जो भी करना है ना, ये लास्ट में लिखना है ना, इसके नीचे लिखना है एक्चुअली, टेन बी टेन अल्फा के नीचे मैंने नीचे इसलिए नहीं लिखा, कुछ बच्चों को देखने में दिक्कत हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों हमने बेसिक मैथ करा, देखा छोटी छोटी बातें आती जा रही नहीं। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, वैल्यूज निकाल, तो वो बेसिक चीजें आते रहेंगे आपको। जैसे टेन, हम टेन का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, है ना, तो बेसिक इसलिए कराया गया, वो कहीं ना कहीं यूज में आता रहेगा आपको। वेक्टर भी तो मैथमेटिक्स ही है, वेक्टर भी तो मैथमेटिक्स ही है, समझ लो। नोट करो जल्दी थोड़ा, है ना। मिटा दें, फॉर्मूला याद रहेगा। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको धीरे धीरे याद होंगी चीजें। मिटाओ, वह तुम्हारा लिख के कहाँ पे लिख रहे हो तुम, उधर ही लिख रहा है, तो फास्ट लिखो, तो बहुत पीछे हो।
जो लोग स्लो लिखते हैं ना, साथ ही लिखा कर, तुम थोड़ा साथ ही लिखा कर, ठीक है? तुम बहुत स्लो लिख रहे हो, इतना स्लो लिखे क्या, तो फिर तो रह ही जाते हैं। देखो थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ ना, बहुत बेसिक। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स if resultant of two vectors 2 and 3 is 4, then find angle between vectors। सवाल क्या है? The resultant of two vectors 2 and 3 is 4। तो दो वेक्टर्स कौन है यहाँ पे? 2 and 3, और उनका रिजल्टेंट कौन है? 4। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है? 3। या फिर ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3। ऐसे भी लिखे तो भी मैग्नीट्यूड ही होता ना। एंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। चलो फॉर्मूला बिठाते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड इसका क्या है? स्क्वायर रूट। ओके, तो इधर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? वैल्यूज पुट करते हैं, चलो कितना है? 4 लिख दो, स्क्वायर रूट लो, ए का स्क्वायर, ए कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना? 2, बी कितना? 3, यहाँ पे cos थीटा। एंगल तो निकालना, थीटा अननोन है, आ जाएगा आंसर। दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर, स्क्वायर बोथ द साइड। क्या हो जाएगा इधर? 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इधर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस ये कितना आ जाएगा? 12 cos थीटा। ये कितना आ गया? 13। इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 16 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 12 cos थीटा। तो 16 माइनस 13 कितना? 3। ये क्या आ जाएगा? 3, और इधर ये आएगा इधर डिवाइड, इक्वल टू cos थीटा। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया? फाइनली यहाँ से आपको क्या मिला? cos थीटा इक्वल टू कितना मिला? 1/4। यहाँ से थीटा कितना मिल गया? cos इनवर्स 1/4, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नोट करो। क्वेश्चंस आसानी होते हैं इसके, क्या ही करना। हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, तो क्या है, बहुत ही आसान है। अब ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको दे दिया कि एक वेक्टर कितना है? 4 है, दूसरा वेक्टर कितना है? 6 है, और ये कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे, और बोलेगा कि बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, और रिजल्टेंट जो है कितने कितने एंगल पे होगा, है ना? वेक्टर ए से कितने पे होगा और वेक्टर बी से, वो भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला ही तो लगना है। मिटा दूं मैं? ये मिटा के मैं आपको ये देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ।
ये अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना तुम लोग ट्राई करो, है ना, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, बेसिक फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट लगाओ सभी लोग, चलो आ जाओ। हाँ, वेक्टर ए कितना है आपको, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया आपको 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया आपको कितना 6, और ये कितने एंगल पे, एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितने पे 60 डिग्री। क्या बोला, फाइंड, पहला बोला रिजल्टेंट, दूसरा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए, तीसरा पूछा आपसे एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर, वही कहानी, तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले लगा देनी है आप, लिखते चलो साथ में, इससे ज्यादा दिमाग चलाने का कुछ है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको रोक नहीं रहा कि पहले समझो फिर लिखो, समझने का कुछ है नहीं इसमें, तीन फॉर्मूले लगा देनी है अपने। बताओ क्या आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, पहला रिजल्टेंट निकालना है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मतलब ऐसा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है ना, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर तो कितना 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 2ab कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, तो चलो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1/2 से 2 कट जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा, कैसे, cos 60 कितना होता है 1/2, तो cos 60 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा 6 इंटू 4, तो कितना 24, यहाँ से कितना आ गया आपको 30 10 40 है ना, तो ये आ गया आपको 76, मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं उसको फैक्टर निकाल के, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपको √76। दूसरा सवाल क्या है आपको, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए से बनाना है एंगल, कोई डायग्राम, देखो मैं कहीं कोई डायग्राम बना रहा हूँ बट आंसर आता जा रहा है, तो मुझे क्या लिखना है, एक बार बोलो क्या लिखना है, tan अल्फा, tan अल्फा कैसे लिखेंगे, एंगल किससे निकाल रहा हूँ मैं ए से, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ बी से, बस सीधा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, आंसर आ जाएगा, यहाँ से tan अल्फा कितना आ गया, बी कितना है अपना 6 साइन 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कॉस 60, ये करोगे आप, साइन 60 कितना होता है √3/2, ये √3/2, तो ये कितना आ जाएगा कट जाएगा 3√3, कितना आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 6 कॉस 60 कितना 1/2, यहाँ क्या बचेगा 3, 4 प्लस 3 कितना 7, यहाँ से अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स 3√3/7, ये समझ में आया कैसे किया मैंने, साइन 60 कितना √3/2, 2 से ये 6 कितना हो जाएगा 3 बचेगा √3 3√3 4 6 कितना cos 60 कितना 1/2, यहाँ क्या बचा 3 4 प्लस 3 7, उतना वैल्यूज पुट करो तो बोर्ड भर जाएगा, है ना, वो घर पे आप कर सकते हैं। tan बीटा लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा ए से, बीटा एंगल किससे ले रहा हूं मैं बी से, स्टार्ट कहाँ से करूंगा ए से, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, वैल्यूज पुट कर लीजिए आ जाएगा आंसर, ए कितना है आपका 4 है ना, 4 साइन 60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 कॉस 60, ये आ जाएगा 2√3, नीचे बचेगा आपको 6 प्लस 2 कितना 8, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा, ये √3/4, तो बीटा क्या आ गया tan इनवर्स √3/4, आ गया,
करना क्या था, फॉर्मूला था 3, याद रहे तो हो जाएगा, नहीं रहे तो नहीं होगा। अब बताओ इसमें कहीं कोई दिमाग चलाना, फॉर्मूला याद है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। नोट करो जल्दी। मिटा दें तो घर पे तुम खुद भी कर पाओगे, कैलकुलेशन इतना, ये तो फार्मूला पता है, कैलकुलेशन करना। मिटाऊं? अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया था ना, उनका एनालिसिस करते हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एनालिसिस ऑन रिजल्टेंट। थोड़ा सा रिजल्टेंट पे थोड़ा एनालिसिस करें, देखें क्या निकल के आता है ना? क्या कुछ इसमें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, दोनों वेक्टर को इक्वल रख दिया मैग्नीट्यूड में, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यदि आप लोगे तो क्या होगा, एंगल में क्या होगा, अल्फा बीटा में कैसा आएगा रिलेशन, अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग आएगी। ये रिजल्टेंट आपका हो जाएगा, ये तो क्लियर है, रिजल्टेंट आ गया। टोटल एंगल कितना था, थीटा, टोटल एंगल कितना था, थीटा। ये एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल क्या है, बीटा, ये। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, पहला एनालिसिस है केस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाए, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। यदि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा देन एंगल अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एंगल बीटा। फॉर्मूले में देख लो, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, दूसरे में क्या था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ए और बी आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो tan अल्फा और tan बीटा क्या बराबर ही आएगा बराबर। फॉर्मूले में देखो, ए और बी दोनों को एक ही रख दो, ए को किससे रिप्लेस कर दो, बी से, देखना tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, tan बीटा। और लॉजिक भी समझो, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा है, ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है ए और इधर फोर्स लग रहा है बी, है ना, दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम। दो फ्रेंड हैं, दोनों ने 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे रखा हुआ ब्लॉक किधर जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, किसी की तरफ नहीं जाएगा, वो उन दोनों के बीच में से ही जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया। समझ में, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगा रहे हो एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिस्प्लेस होगा, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो होगा लेकिन किस डायरेक्शन में, एट एन एंगल थीटा बाय 2। टोटल एंगल कितना था, थीटा, तो उसके बीच में से निकल जाएगा, किसी की तरफ नहीं जाएगा, बीच में से जाएगा। तो अल्फा और बीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2। ओके,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मान लो 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इधर भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, और एंगल टोटल कितना है 60 डिग्री, एजम्पशन लिया मैंने कितना है 60 डिग्री टोटल एंगल। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूँ मैं अभी, अल्फा और बीटा निकाल रहा हूँ। ये एंगल कितना था टोटल था 60 डिग्री, ये अपना बीटा और ये अपना अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बीटा, देन दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, बिल्कुल मिड में से जाएगा ये ब्लॉक या जो भी। यूं समझ लो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहां से पास करेगा, बिल्कुल इसके बीच में से पास कर जाएगा। अब यदि कोई फोर्स बड़ा हो जाए या कोई एक वेक्टर बड़ा हो जाए तो क्या रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। कैसे देखो डायग्रामेटिकली, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मतलब ए मैं बड़ा बना देता हूँ, ये लो बड़ा बना दिया, बी को थोड़ा छोटा बना देते हैं, बी को मैंने छोटा बना दिया, ये एंगल कितना है टोटल थीटा, ओके, एंड दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर ए। इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम और यहां से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ऐसा डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि एंगल अल्फा क्या है छोटा है एज कम्पेयर टू एंगल बीटा, है ना। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो मेन रिजल्टेंट किधर शिफ्ट करेगा जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो डेफिनेटली एंगल अल्फा क्या हो जाएगा छोटा, है ना। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो जो फोर्स बड़ा है ना उस साइड रिजल्टेंट झुक जाएगा, तो उस साइड का एंगल क्या मिलेगा छोटा, देन अल्फा इज लेस देन बीटा। अब इसी तरह से तीसरा यदि मैं बात करूं, उसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन बीटा इज लेस देन अल्फा, बी बड़ा तो उस साइड का एंगल छोटा। ये एक बेसिक एनालिसिस, ठीक है, पहले यहां तक लिखो। क्लियर है यहाँ तक, डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं और ऐसे लॉजिक से भी समझ सकते हैं। जिधर का फोर्स ज़्यादा बड़ा लगेगा तो नेट रिजल्टेंट जो है उधर ही शिफ्ट करेगा। इतना डायग्राम नहीं भी बनाए, एक भी डायग्राम बनाए तो बाकी चलता, और तो अपने को समझ में आ रहा है जिधर का फोर्स बड़ा होगा उधर का एंगल छोटा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा ना। और यदि इक्वल फोर्स लगा तो बिल्कुल सेंटर से निकलेगा रिजल्टेंट, है ना। मिटाओ, लिखो। अभी एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। अब एंगल्स वगैरह पे देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट का क्या इफेक्ट आता है एंगल वगैरह पे ना। तो पहले मैंने लिया एंगल, एट एन एंगल क्या पे लेते हैं, इफ थीटा कितना ले लिया मैंने 0 डिग्री, ए और बी दो वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में, वेक्टर बी भी ऐसा ही होगा,
बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या a प्लस बी आ जाएगा? a प्लस बी का मॉड आ जाएगा, बोलो कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा, कैसे आएगा बोलो? मतलब इसको फिर से मॉड लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इन दोनों का ऐड, कैसे? फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में थीटा कितना? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाओ, क्या बचेगा? a प्लस बी। वैसे भी समझो, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, एक 3 न्यूटन एक 4 न्यूटन। एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, इधर कितना? 3 न्यूटन और ये दूसरा कितना? 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 7 न्यूटन इसी डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इसका? इसी डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 7 न्यूटन। दोनों सेमी डायरेक्शन में है ना, तो सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका। और ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। ये कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम है, ये जो वैल्यू आई। 3 प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वेक्टर एडिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब थीटा 0 लिया तो कॉस 0 कितना आ गया? 1। और ये किसका? ये इसका क्या, कैसा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे लिखो, रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर मेरे पास a b है, इसका रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये कौन से एंगल पे एक्ट हो रहा है ना? 0 डिग्री पे एक्ट होगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। ओके, दूसरा देखो, थीटा इक्वल टू मैंने कितना ले लिया? 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है? -1। क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू है? बोलो, इसकी मिनिमम वैल्यू। यदि मैं इलस्ट्रेशन में देखूं ध्यान से, तो 180 का मतलब क्या है? एक राइट में लगे तो दूसरा लेफ्ट में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इधर मान लो, इधर कितना है? 3। मान लो इधर a, पहले a b से दिखा, इधर a वेक्टर और इधर b वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? a माइनस बी का मॉड। इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपको a माइनस बी का मॉड। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? a माइनस बी का मॉड आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का मॉड। अब यदि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखूं, एग्जाम्पल, तो देखो, एक ब्लॉक लिया मैंने, इस पे मैंने किधर लगाया? इधर, इधर लगाया 3 न्यूटन और इधर कितना लगाया मैंने? 4 न्यूटन। अब बताओ लॉजिकली नेट रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 1। इधर लगा 4 न्यूटन, उधर लगा 3 न्यूटन, तो नेट इधर आ गया कितना? 1 न्यूटन। तो रिजल्टेंट किधर आ गया? इधर आ गया कितना? 1 न्यूटन। एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है ये चीजें, है ना? एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू आर की। ये क्या आएगी? ये कैसी वैल्यू आई? आर की मिनिमम।
एक और स्टैंडर्ड लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? ए और बी, एक इधर ए, दूसरा वेक्टर इधर, ओके और ये कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट एंड देन मॉड। 90 डिग्री वाला केस है। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखना है तो आसान है, देखना इधर कितना लगा 3 न्यूटन का फोर्स और इधर कितना लगा 4 न्यूटन का फोर्स, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इधर आएगा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देन रूट, इट विल गिव यू द वैल्यू 5। मॉड है इसलिए मॉड में ले रहे, प्लस 5 ही लेंगे, मॉड है प्लस 5 लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक बात, अब यहाँ पे आप चाहो तो एंगल निकाल सकते हो, एंगल वगैरह भी बता सकते हो, हालांकि निकाला नहीं, एंगल नहीं बता सकते आप, ट्रायंगल बन चुका है आपका 3, 4 या 5 का ट्रायंगल, एंगल वगैरह भी बता सकते हो। ओके, ये वैल्यू थी मैक्सिमम, ये थी मिनिमम। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? यदि मैं दो वेक्टर मेरे पास ए और बी है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मॉड ऑफ ए माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब ए और बी का रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? ए माइनस बी से, ए माइनस बी से ए प्लस बी। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन। कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? ए माइनस बी से। ये कौन सा होगा? मिनिमम, और उधर जो लिखा है वो मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या है इसकी? मिनिमम वैल्यू, और ये इसकी कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। ये कब आएगी? जब थीटा क्या होगा? 180। मिनिमम है ना, थीटा 180, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हो। और ये मैक्सिमम कब आएगा? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, वो सब यहाँ पे डायग्राम तो पूरा अच्छे से बना हुआ है, तो मैंने कंक्लूजन लिख दिया है ना। नोट करो जल्दी। मिटाऊं? अब इसी पे कुछ एग्जांपल्स मैं कराता हूँ आपको, थोड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, इस पे कुछ बनते हैं। इन्हीं कंक्लूजन पे, मिनिमम और मैक्सिमम के कंक्लूजन।
जैसे यहाँ पे मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको, विच कैन बी रिजल्टेंट ऑफ 3 Newton and 7 Newton, which can be the resultant of 3 Newton and 7 Newton. 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3 न्यूटन, ऑप्शन बी है 0 न्यूटन, ऑप्शन सी है 11 न्यूटन, ऑप्शन डी है 4 न्यूटन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट? कैन बी मतलब हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है, किनका? इनका रिजल्टेंट 3 और 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोल। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो? तो बहुत आसान है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? मिनिमम कितना आएगा? 3 - 7 मॉड में लेंगे। 3 माइनस मिनिमम ए माइनस भी है ना, 3 - 7 -4, -4 का मॉड कितना? 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 + 7 इट विल गिव यू 10। तो मिनिमम कितना है? 4 न्यूटन और मैक्सिमम कितना है? 10 न्यूटन। मतलब 4 से लेके 10 में कुछ भी हो सकता है। 3 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। सो आवर आंसर इज डी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, which can not be the resultant of, cannot, ध्यान देखना, cannot the resultant of 4 and 6 न्यूटन, 4 से 6 न्यूटन के बीच में। देखो कैन नॉट, ये भी ध्यान रखना, कैन नॉट नहीं हो सकता है। सी और डी दोनों आएगा, सोच ले, दोनों आएगा। कैन नॉट तो पहले देख ले मिनिमम कितना, मैक्सिमम भी। तो ऐसे अब थोड़ा फास्ट करते हैं ना। मिनिमम कितना आएगा? 4 - 6 कितना? 2। पहले उसमें सर 4 - 6 तो -2 होता है, मॉड लेंगे तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 + 6 कितना? 10, मैक्सिमम कितना? 10। अब देख ले 2 से 10 के बीच में हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर है। डी भी नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर। मोर देन 1 करेक्ट है, इसमें क्या दिक्कत? हो सकता है ना मोर देन 1 करेक्ट। हो गया नोट डाउन? बताओ। एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम आगे एज ए इसकी प्रॉपर्टीज या समझ लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यूज करेंगे। है तो ये क्वेश्चन देखो, ध्यान। इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, किसमें? इक्वल इन
magnitude act at an angle theta, then find resultant. मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, ओनली मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ओनली, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम, मतलब एक का लेंथ 5 है तो दूसरे का भी 5, 7 तो 7, 10 तो 10, ऐसा दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब 5-5 न्यूटन के फोर्स, 10-10 न्यूटन के, ऐसे। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, बी। तो इसको ए मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, और एंगल कितना है, थीटा। तो रिजल्टेंट का तो फॉर्मूला वही है, करना क्या, रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी भी ए है, बी भी ए है, कॉस थीटा, इसका रूट, यहां से क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा एंड देन स्क्वायर रूट। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आइडेंटिटी याद आ रहा है, एग्जाम में भी था, याद आ रहा है, एग्जाम में भी था, क्या था, इसका वैल्यू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, बोला था वेक्टर में यूज होगा, यूज हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ देखो 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर ले ले, बोलो बोलो तो जरा, 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर ले सकता हूँ क्या मैं, क्या ए स्क्वायर में से एक ए बाहर ले सकता हूं, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस बाहर ले सकता हूं, तो कॉस थीटा। अब ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा 2a cos थीटा बाय 2। अच्छा एक बात बता, यदि वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो अल्फा बीटा इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, बीटा दैट इज इक्वल टू थीटा बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। हो गया नोट डाउन। अब इसको एकदम याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये देखो, ये तुम्हें कभी नहीं करना है इतना, सीधा ये याद रखना है, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट एन एंगल थीटा, रिजल्टेंट विल बी 2a cos थीटा बाय 2। एकदम रट के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका स्पेशल केस देख लो, इनका क्या देखो, स्पेशल केस। स्पेशल केस, ठीक है, 1 बाय 1 लेते हैं स्पेशल केस। तो पहला स्पेशल केस है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि वेक्टर्स को क्या करना है, इक्वल। अब उनका स्पेशल केस ले रहे हैं, तो थीटा एंड एंगल, थीटा कितना लिया हमने इसको, थीटा ले लिया 120 डिग्री, थीटा कितना 120 डिग्री। चलो तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना होगा बोलो, 2a
कॉस 120/2, यही होगा ना, 2a cos थीटा बाई 2। 120/2 मतलब cos 60, cos 60 कितना 1/2, 2 ने 2 को मार डाला, क्या बचा a, ये तो गजब हो गया, मतलब a प्लस ए इक्वल टू ए, ये तो है a प्लस ए इक्वल टू ए, ऐसा ही हो रहा है, देख ध्यान से, ऐसा ही हो रहा है, ये स्पेशल केस है। जब दो इक्वल वेक्टर्स कितने पे हो 120 पे, उसका रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाएगा, देखो ऐसे कोशिश किया मैंने अप्रोक्सीमेटली 120 और इक्वल रखने का वेक्टर्स, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है ए, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर तो अलग अलग होंगे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, यू कैन नॉट से दैट कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है, वेक्टर ए और बी इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन तो अलग अलग है, बट इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 10 तो ये 10, ये 50 न्यूटन तो ये भी 50 न्यूटन, कहने का मतलब ये है, ये यदि 1 तो ये भी 1, एंगल कितना है 120, एंगल कितना है 120, ये एंगल इसका 120। रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, वही पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ओके। अब यहां से ये आएगा रिजल्टेंट, अब दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एंगल कितना आ जाएगा 60, ये भी एंगल कितना आएगा 60, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा a प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए, रिजल्टेंट ए है तो a प्लस बी कर रहा है, मैं बार बार a प्लस ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, टू इक्वल वेक्टर्स मतलब सॉरी टू वेक्टर्स इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट एन एंगल 120 डिग्री, देन रिजल्टेंट विल बी द सेम, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा ना, a प्लस ए इक्वल टू, लेकिन ये कंडीशन है कि आपको 120 पे होने चाहिए वो दोनों वेक्टर्स, और रिजल्टेंट कितने पे जाएगा 60 डिग्री, दोनों से इक्वी एंगल, तो रिजल्टेंट विल बी एट इक्वी एंगल, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2, यही था ना, तो थीटा कितना है 120/2, दैट इज, तो रिजल्टेंट विल बी एट इक्वी एंगल, ये एक स्पेशल केस है इसका। दूसरा स्पेशल केस आप खुद भी समझ सकते हो या बना सकते हो अपने से, देखो दूसरा स्पेशल केस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू ए, एंड थीटा कितना लिया मैंने 60 डिग्री, अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी, तुमको बताना है यार, बोलो बोलो कितना आएगा यार, 60 डिग्री हो जाए तो कितना आएगा, a√3 आएगा, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट का तो यही है फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2a cos 60/2, cos 60/2 मतलब cos 30, cos 30 कितना √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3a, √3a, a रूट से बाहर है, ये ध्यान रखना, a रूट से बाहर, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो a√3 है ना, √3a हो जाएगा। If two equal vectors in magnitude, or you can say that two vectors of equal in magnitude, रुक जा, if two vectors equal in magnitude at an angle 60 degree, then resultant will be √3a, और डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग, देखो अप्रोक्सीमेटली 60 होगा, मान के चलते हैं हम लोग ये एंगल, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है ए, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा मुझे यहाँ पे कहीं आएगा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आएगा √3a, ये एंगल कितना आएगा 30, ये भी एंगल कितना आएगा, बिकॉज इक्वी एंगल पे जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2, एंड इट विल गिव यू द 60/2, दैट इज 30।
दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब आपको ये एकदम डायरेक्ट याद रखना है। When two vectors equal in magnitude act an angle 120 degree, then resultant will be the equal to their magnitude. Same, if two vectors are equal in magnitude act an angle of 60 degree, the resultant will be root 3 times of the magnitude of that vector, root 3 times the magnitude of that vector. अब यही 90 डिग्री होता तो रूट 2a आ जाता, निकाल 90 डिग्री पे तो वैसे भी निकाल सकते हो, 90 में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट तो ए रूट 2, तो वो तो वैसे भी आ जाता। 120 और 60 का मैंने अलग से इसलिए बताया तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 90 का याद रहता है, ए और ए 90 पे कितना आएगा, ए रूट 2, ए और ए 120 पे कितना आएगा, ए और ए 60 पे कितना आएगा, रूट 3 है। अब ये सब याद रखना है। हो गया, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं ना। उसके बाद थोड़े से और भी प्रॉपर्टीज हैं और पॉलीगन लॉ, ये सब हम लोग कल कवर करेंगे। ओके, और कल ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन एडिशन का बहुत कम रह गया ना, तो कल खत्म हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही चालू भी हो जाएगा कल, है ना। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी तो आना बाकी है। कंपोनेंट सीखना है, रेक्टेंगुलर 2D में 3D में।